हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। जो आगामी परीक्षाएं आपकी यूपी में होने वाली हैं, जैसे यूपी एसआई हो गई, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, जेल वार्डर के एग्ज़ाम होंगे, कोई भी एग्ज़ाम आपका यूपी से रिलेटेड होगा, जो भी स्टैटिक जीके आपका यूपी से पूछा जाता है, वो सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, कृपया करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट लास्ट में ज़रूर करें। पहला प्रश्न इसमें आपका है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। अब फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कि नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है ओबरा में, पनकी में, नरोरा में और हरदुआगंज में। तो आपको पता है कि नरोरा, यूपी के नरोरा में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित लगाई गई है। ये फ्रेंड्स नाभिकीय परियोजना इसलिए नाम रखा है क्योंकि एक ऐसी परियोजना है जो यूरेनियम से चलाई जाती है, बिजली उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और बात करें यूरेनियम, तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान में होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ये भी स्टैटिक जीके आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। और यूपी में बात करें कि कहाँ यूरेनियम मिलता है, तो इसको याद रखें कि यूपी में थोड़ी बहुत मात्रा में ललितपुर में मिलता है, जो बांदा वाला एरिया है अपना बुंदेलखंड का क्षेत्र, उसमें पाया जाता है। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है इसमें दूसरे नंबर का कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बात करें फुलहर झील, तो ये पीलीभीत में स्थित है। वहाँ पे गोमत ताल है, वहीं से निकलती है फुलहर झील। तो आप याद रखें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील स्थित है। अगला प्रश्न इसमें है तीसरे क्रम का, बताइए कौन सा लोक संगीत दिया गया स्थानों में सुमेलित नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। लोक संगीत कला सभी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न भी नहीं सही से पढ़ने पे प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो एक बार प्रश्न को सही से पढ़ें और उसमें देखें क्या पूछा है, सुमेलित है या सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछ रखा है आपको कि सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको कि नहीं है। अब इसमें दे रखा है कजरी बनारस में, बिरहा कानपुर में, होली ब्रज में, नौटंकी हाथरस में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बिरहा। आपको पता है बिरहा जो होता है मुख्य रूप से पूर्वांचल में, पूर्वांचल के लोग इसको सुनते हैं, काफ़ी फेमस है पूर्वांचल में। तो इसको ध्यान रखें कि बिरहा जो होता है पूर्वांचल का है। कजरी बनारस में होती है, होली ब्रज में होती है, आपको पता है बरसाना में होती है, नौटंकी जो होती है हाथरस में होती है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है कि नौटंकी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाई जाती है, तो हाथरस में मनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। चौथा प्रश्न है आपका कि हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है। ये नृत्य संगीत से पूछा है कि हाथरस और कानपुर में कौन सी परंपराएं होती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से और कबड्डी से। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि रंगमंच से। देखिए हाथरस और कानपुर में नौटंकी लीला का शुभारंभ किया जाता है। लोग नौटंकी लीला वहाँ पे देखते हैं, काफ़ी भीड़ लगती है वहाँ पे लोगों की इसको देखने के लिए। तरह तरह के उसमें पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं, तरह तरह के लोग वेशभूषा बदल कर उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो हाथरस और कानपुर में मुख्य रूप से नौटंकी लीला का प्रसारण किया जाता है। तो रंगमंच से संबंधित है, तो इस प्रश्न को आप याद रखें कि हाथरस एवं कानपुर में दोनों जगह नौटंकी लीला प्ले की जाती है। अगला प्रश्न इसमें है आपका, उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कृषि संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खरीफ की फसल की बुआई उत्तर प्रदेश में कब होती है। जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, अक्टूबर और नवंबर के दौरान। बात करते हैं खरीफ की फसल में। खरीफ की फसल में मुख्य रूप से आपके गेहूँ नहीं, इसमें आपको रबी की फसल में गेहूं होता है। खरीफ की फसल में आप जैसे धान की बुआई होती है, बाजरा की होती है, तो ये सब खरीफ में मूल रूप से आता है। तो खरीफ की फसल जो होती है आपकी जून और जुलाई के मिड में आपको स्टार्ट की जाती है। तो इसको ध्यान रखें। खरीफ की फसल में धान की रुपाई होती है और रबी की फसल में मुख्य रूप से गेहूँ और गेहूँ के साथ होने वाली फसलों को लगाया जाता है। अगला प्रश्न इसमें 6 क्रम का कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आपको यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिल जाएगा। स्वर्णिम त्रिभुज आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ, उपयुक्त में से कोई नहीं। थी। इसका जो आपका सही प्रश्न हो जाएगा, आगरा, दिल्ली और जयपुर को स्वर्णिम त्रिभुज शहर में सम्मिलित किया गया है। स्टैटिक फैक्ट है, इसको निश्चित रूप से आप याद रखेंगे, आपको एग्जाम में यह देखने को मिलेगा।
वहीं बात करें जयपुर को, तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगरा के बारे में जानते हैं, तो आगरा में क्या है फेमस आपका। आगरा में जैसे एक चकेरी हवाई अड्डा पूछ लिया जाता है आपसे कि चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो आगरा में है चकेरी हवाई अड्डा। इसके बाद ताजमहल है आगरा में, ताजमहल किसने बनवाया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। दिल्ली में जैसे लाल किला है, मोती मस्जिद भी वहाँ पे है, तो इसको आप याद रखेंगे कि इनसे रिलेटेड फैक्ट भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। यह भी कृषि से रिलेटेड प्रश्न है। तो कृषि बीमा कब स्टार्ट की गई थी, 1999, 92, 98 और 96 में। तो ध्यान रखें कि 1999 में 2000 के आसपास ये बीमा स्टार्ट की गई थी। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है 1999 में। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये प्रश्न भी कृषि से है। काफ़ी कृषि से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो कृषि रिलेटेड जो भी फैक्ट है आप उसको निश्चित रूप से याद रखेंगे। खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और मसाले, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा खाद्यान्न। खाद्यान्न के मामले में चावल, मतलब जैसे सबसे ज़्यादा चावल का पैदावार होता है पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में। तो इसको याद रखेंगे कि खाद्यान्न वाली फसल जो होती है उत्तर प्रदेश में काफ़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न इसमें है आपका 9वें क्रम का कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या। उद्योग धंधे से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप एक बार जरूर ध्यान देंगे। सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा और सीमेंट। तो हथकरघा उद्योग यूपी में काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग करते हैं। जैसे आपको पता है कि भदोही डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें कालीन नगरी बोला जाता है, तो वहाँ पे एक हथकरघा उद्योग है। बनारस में भी ये हथकरघा उद्योग में काफ़ी लोग लगे हुए हैं। तो यूपी का जो रोजगार की दृष्टि से है, ये हथकरघा उद्योग है, काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को राजभाषा के रूप में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई। तो उर्दू को ध्यान रखेंगे। जैसे पता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी के साथ साथ उर्दू भी एक राजभाषा को दर्जा दिया गया है 1989, 1987, 1999, 1991। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1989 में उर्दू को यूपी का राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखें, काफ़ी ये VVI प्रश्न है, आपको एग्जाम में कई बार पूछा है, तो रिपीट होने की इसकी संभावनाएँ काफ़ी हैं। अगला प्रश्न है इसमें 11वें क्रम का कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है। गन्ना है, जूट है, कपास है, तिलहन है। तो पहले आप समझ लीजिए कि वाणिज्यिक मतलब होता है। वाणिज्यिक उपज मतलब जो फसल की जाती है व्यापारिक उद्देश्य से, मतलब धन अर्जित करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो उसे वाणिज्यिक उपज बोला जाता है। तो गन्ना है, जूट है, कपास है, तिलहन। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और कभी दूसरे नंबर पर पूछे तो महाराष्ट्र का नाम आप याद रखें। गन्ना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जिले में काफ़ी मात्रा में पैदावार उसकी होती है। तो वाणिज्यिक उपज में गन्ना को उत्तर प्रदेश में रखा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ। अब औद्योगिक विकास से मतलब यहाँ पे है कि वो स्टेट, वो मतलब स्थान जहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में उद्योग धंधे लगाए गए हैं। तो आपका उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, जिसमें आपका आ जाता है गाजियाबाद आ जाएगा, मेरठ आ जाएगा, मथुरा आ जाएगा, इन शहरों में आप काफ़ी उद्योग का विकास हुआ है, उद्योग धंधे लगे हुए हैं। तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पूर्वी जो राज्य है, अपना जिला है, वो मतलब काफ़ी विकसित हुआ है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न इसमें है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। बरेली है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है और मिर्ज़ापुर। तो याद रखेंगे बरेली में दिया सलाई उद्योग है, मुरादाबाद को पीतल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, मिर्ज़ापुर में आपको पता है कालीन उद्योग है मिर्ज़ापुर में, और पत्थर से रिलेटेड जितने सामान बनाए जाते हैं, मूर्ति, स्टैचू, वो मिर्ज़ापुर में बनाए जाते हैं। तो दिया सलाई उद्योग कहाँ पे है, बरेली में। इसको ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये काफ़ी VVI प्रश्न है, इसको आप याद रखें, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है यूपी के। आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण की बात करें तो हुमायूं है, शाहजहां है, औरंगजेब है। तो याद रखें कि ये शाहजहां के शासनकाल में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया। इसमें एक साथ 9000 से अधिक लोग बैठकर इसमें नमाज अदा कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखें कि मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न इसमें है कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें 2 मई, 3 मई, 4 मई और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 मई। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये भी ऐसे प्रश्न आपको दिनांक से भी रिलेटेड, डे और दिवस से भी पूछे जाते हैं। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस
3 मई। वही प्रेस की बात करें तो हमारे आर्टिकल 21 में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया। आरटीआई जब 2005 में लागू की गई थी तो उसमें इंक्लूड किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स रहे आज के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसे आपको एक बार अच्छे से देखना है और जो भी फैक्ट आपको लगे कि ये हमें नहीं पता है उसे आप एक जगह पेन डाउन करें, ताकि एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में आपको आसानी हो। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगी एक कमेंट प्यारा सा करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।